हेलो फ्रेंड, टीचमेंट में आपका स्वागत है। बीपीएससी द्वारा जो अध्यापक भर्ती परीक्षा होनी है उसमें 20 अंक के आपको साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी को ध्यान में रखकर ये हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है और इसमें लगभग हम 20 क्वेश्चन को आज सॉल्व करने वाले हैं जो लगभग बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और उम्मीद है कि इसी तरह का क्वेश्चन आपको इस एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, यानी कि जो ग्रेविटेशन का जो थ्योरी है वो किसने दिया था। चार्ल्स न्यूटन ने, चार्ल्स बेबेज ने, आइजैक न्यूटन ने या जॉन एडम्स ने। तो थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान रखना है कि चार्ल्स न्यूटन नहीं बल्कि सर आइजैक न्यूटन ने इस सिद्धांत को दिया था। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियम और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उन्होंने बताया था कि केवल पृथ्वी नहीं बल्कि विश्व का प्रत्येक कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उनके बीच उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। और यह जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, यह बल दोनों कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उन कणों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि आप चाहे तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि F इक्वल टू होता है कैपिटल G और m1 m2, यानी कि पहले वस्तु का मान दूसरे ऑब्जेक्ट का मान ये m2 है और बाई होता है उनके बीच का दूरी का स्क्वायर यानी कि r का स्क्वायर। तो ये उन्होंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि वहाँ क्या नहीं होने के कारण वो सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गुरुत्व नहीं होता है। यानी कि अंतरिक्ष में गुरुत्व बहुत कम होता है या नगण्य होता है, अतः अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं। यहाँ हम कम गुरुत्व के कारण लंबे अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों को पेशीय बल और अस्थियों के घनत्व में कमी का सामना करना पड़ता है। अस्थि घनत्व कम होने से अस्थियाँ कमज़ोर हो जाती है, यानी बोन डेंसिटी जो होता है वो काफ़ी समय तक अंतरिक्ष में रहने के कारण कम हो जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको सारे कथन को पढ़ना है और फिर बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं। एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है और यहाँ सही जवाब है ऑप्शन बी, एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम और वायु की गति नियंत्रित करते हैं, परंतु जहाँ एयर कंडीशनर आर्द्रता को भी नियंत्रित करता है वहीं एयर कूलर आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करता है। तो आपको यहाँ चूंकि सही नहीं है वो कथन चुनना था, इसीलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये दोनों आर्द्रता को नियंत्रित नहीं करते हैं। एयर कंडीशनर वायु में आर्द्रता या नमी की मात्रा को घटा देता है, अतः जब हवा शरीर से पसीनों को सोखती है तो वाष्पीकरण होता है जिससे शरीर को ठंडक का एहसास होता है। तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित होता है। यानी जो डेजर्ट कूलर आजकल हम लोग देखते हैं उसमें ठंडी का एहसास किस कारण से होता है। और हमारे ऑप्शन है उष्ण वायु प्रतिस्थापन, वायु निर्जलीकरण, वाष्पन शीतलन और वायु पुनर्जलीकरण। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डेजर्ट कूलर पानी के वाष्पीकरण द्वारा वायु को शीतल करता है। जिस सतह पर वाष्पीकरण होता है वह ठंडी प्रतीत होती है क्योंकि वाष्पीकरण हेतु गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वाष्प शीतलन ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो इसमें आपको सही आंसर का चुनाव करना है। तो यहाँ पर सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। यहाँ ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण के क्रांतिक कोण से अधिक हो जाने पर अपवर्तित किरण सघन माध्यम में वापस लौट आती है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो इसमें से हीरे का आवर्तनांक जो होता है कांच से अधिक होने के कारण हीरे में कांच पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण लौट आता है और इस कारण से ही मृग मरीचिका की घटना भी होती है। इसको हम लोग थोड़ा सा चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं।
जैसा कि आप जानते हैं कि जब अपवर्तन होता है यानी कि रिफ्रैक्शन होता है, तो जब अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जब प्रकाश की किरणें जाती हैं, जैसा कि आप पहला कंडीशन में देखते हैं, तो वो जो अभिलंब है उससे थोड़ी सी दूर हो जाती है। उसी तरह से जब उसका मान इस प्रकार का हो जाता है कि प्रकाश की किरण पूरी तरह से 90 डिग्री पर आ जाती है, यानी कि वो उसी माध्यम के एकदम पूरा बीचों बीच पहुँचती है। यहाँ इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण ऐसे हो जाती है इस तरह से, तो ये उसको क्रांति कोण कहा जाता है, क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। और जब सघन क्रिटिकल एंगल से इसका मान ज़्यादा हो जाता है, तो उसके कारण वो उसी माध्यम में फिर से सघन माध्यम से जाती है और फिर सघन माध्यम में ही लौट जाती है। तब इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोला जाता है। तो इसी के कारण से आपको मृगमरीचिका की भी घटना देखने को मिलती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक घटना जो है वो मृगमरीचिका है, जो कि आपको रेगिस्तानी इलाका में खास करके देखने को मिलता है। उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि कोई पेड़ पौधा है या फिर जल का स्रोत है जो आपको दूर दिखाई पड़ता है, लेकिन आप वहाँ जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये सब जो घटना होती है वो आपको मृगमरीचिका की घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। यहाँ देखिए, आप देख रहे हैं कि ऊपर से वायु जो है वो जाकर के सीधे लौट जाती है, जिसके कारण हमें यहाँ मरीचिका की घटना आपको देखने को मिल रही है। क्योंकि ऊपर का वायु ठंडा होता है लेकिन रेत के पास का वायु गर्म होता है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से गुजरती है तो क्रांति कोण से अधिक होने के कारण वो सीधा ऊपर आ जाती है और हमें ऐसा लगता है कि नीचे उसका इमेज बन रहा है, जिस कारण से हमें मरीचिका का भ्रम होता है और हम लोग वहाँ जाते हैं तो ऐसा कुछ प्रतीत नहीं होता है। तो हम समझ गए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। आप एक बार फिर से यहाँ देख सकते हैं कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है प्रकाश की किरण, तो वो जो अभिलंब होता है उससे थोड़ा सा दूर हो जाती है। और जैसे जैसे इसका हम आई जो है वो बढ़ाते जाएंगे तो उसके एक ऐसा समय आएगा जब वो उसी माध्यम में लौट जाएगी। इसी को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है और इसी से संबंधित घटना का नाम है मृगमरीचिका। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उसमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। यानी किसके अंतर के कारण आपको अगर एक ही स्वर बजाया जाए बांसुरी और सितार में, फिर भी आपको दोनों में अंतर पड़ता चलता है। तो ये केवल आपको क्वालिटी ऑफ साउंड के कारण यानी ध्वनि गुणवत्ता के कारण ऐसा प्रतीत होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही धुन बजाई जाए तो उनमें तरत्व और प्रबलता पैदा हो जाती है, तो उसको पहचानने का एकमात्र स्रोत उसकी ध्वनि गुणवत्ता या क्वालिटी है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू स्थैतिक स्थिति क्या है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी पर होता है। यानी आप किसी भी स्थान से देखेंगे तो वो उसी दूरी पर आपको दिखाई पड़ेगा, तो वो आपको भूस्थैतिक कहलाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है कि जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी बनाए रखता है, तो इसे हम लोग भूस्थैतिक कहते हैं। इसी सिद्धांत पर भू स्थिर उपग्रह कार्य करते हैं। एक भू स्थिर उपग्रह के बारे में स्पष्ट करें तो यह पृथ्वी का चक्कर 24 घंटे में लगा लेता है। यानी जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है उसके साथ साथ वो भी घूमता है, जिस कारण से हमें ऐसा लगता है कि वो उसी स्थान पर है, जबकि वह पृथ्वी के साथ साथ घूम रहा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। KMnO4 में यानी पोटेशियम परमैंगनेट में Mn की मैग्नीज की जो है वो ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, आपको ये बताना है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं। तो ऑक्सीजन का आपको पता है कि ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। तो इस तरह से अब आप इसको यहाँ बैठाइए। तो Km का आपको निकालना है, तो उसको x मान लेते हैं और यहाँ पर K का हमको पता है कि 1 होता है और Mn का यहाँ पर x हमने पुट कर दिया। ऑक्सीजन का जो है वो -2 होता है और चूँकि इसके 4 परमाणु है इसलिए गुने 4 कर देते हैं और बराबर में 0 मान लेते हैं। और इस तरह से इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको +7 जो है वो प्राप्त होगा। इसलिए इसमें आपको ऑक्सीकरण का या इसका जो ऑक्सीडेशन होगा Mn का वो +7 होगा।
तो इस तरह से आप कोई भी अगर दिया रहे तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो क्षार होते हैं जैसे एल है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, सीजियम है, ये सब का ऑक्सीकरण संख्या हमेशा +1 होता है। कुछ तत्व का आपको ऑक्सीडेशन नंबर याद करके रखना होगा और उसकी सहायता से आप अन्य का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मस्टर्ड गैस। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस को रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था, जिसका रासायनिक नाम जो है वो डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड है। यह एक जहरीली गैस है, यह खुली त्वचा पर फफूंदे डाल सकती है। शुद्ध मस्टर्ड गैस जो होता है कमरे के तापमान पर एक गंधहीन, गाढ़ा और चिपचिपा द्रव होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मस्टर्ड गैस जो है जिसका कि वैज्ञानिक या रासायनिक नाम जो है डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड है, इसका प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या होती है? यानी हमारा जो कोशिका झिल्ली होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, वो किस प्रकार का होता है? तो आपको पता होगा कि कोशिका झिल्ली जो होती है वो अर्धपारगम्य होती है, यानी कि सेमी परमिएबल होती है, और जिसके कारण इससे कुछ सिलेक्टिव चीज़ ही आर पार जा सकती है। तो इस कारण से इसको हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर की पहचान कीजिए। पहला हमारा है कि पर रहित कीड़ा जो होता है वो कौन सा है, दूसरा है उड़ान रहित पक्षी कौन सा है, अंग रहित रेंगने वाला कौन सा है और अंग रहित पशु कौन सा है। तो इसमें जो हमारा है वो है ए यानी कि पर रहित कीड़ा जो है वो हमारा सिल्वर फिश है, यानी पहला का ए का आंसर हो जाएगा 2। दूसरा है कि उड़ान रहित पक्षी कौन सा होता है, तो उड़ान रहित जो पक्षी होता है वो कीवी होता है, यानी कीवी उड़ नहीं सकता है। तीसरा है कि अंग रहित रेंगने वाला कौन सा होता है, तो वो हमारा हो जाता है ऑप्शन 4 यानी 4। और चौथा है कि अंग रहित पशु कौन सा है, तो इसमें जो ऑप्शन बचा है यानी कि मछली, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है कि पेपिलरी पेशियाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये हमारी हृदय में पाई जाती है। यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा कि जो पेपिलरी पेशियाँ होती हैं, मसल्स होती है, स्तनधारियों के हृदय में पाई जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में हार्मोन का निर्माण करने वाला पोषक तत्व कौन सा है? आपको बताना है कि ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो ये हार्मोन्स का निर्माण करता है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो हमारे शरीर में हार्मोन्स के निर्माण करने में सहायता करता है। प्रोटीन शरीर का आधार है जो शरीर की कोशिकाओं, ऊतक, हड्डियों, रक्त, हार्मोन आदि में पाया जाता है। शरीर की रचना तथा विकास के लिए प्रोटीन अति आवश्यक है। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के तत्व पाए जाते हैं। कुछ प्रोटीन में इसके साथ सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, लोहा, तांबा आदि भी पाया जाता है। प्रोटीन की इकाई अमीनो अम्ल है, या ये आपको याद रखना है कि प्रोटीन का जो इकाई होता है, यूनिट होता है, वो अमीनो एसिड होता है। इकाई मतलब ये ऐसा यूनिट वाला नहीं बात हो रहा है, उसका छोटा पार्ट जो होता है वो अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड होता है। शरीर में विभिन्न प्रकार की प्रोटीन उपस्थित होती है जो कि अमीनो एसिड से बनती है। अमीनो अम्ल में संख्या में 24 होते हैं। हमारे शरीर में अमीनो अम्ल जो होता है वो 24 होते हैं। 8 अमीनो अम्ल का निर्माण शरीर में नहीं होता है, जिनको अनिवार्य अमीनो अम्ल कहा जाता है तथा यह भोजन से प्राप्त किए जाते हैं। तो इस तरह से कुछ आपको प्रोटीन के बारे में जानकारी थी। नेक्स्ट है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है। एक जो सुव्यवस्थित ढंग से तारे होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग नक्षत्र कहते हैं, यानी ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तारों का ऐसा समूह जिसकी कोई निश्चित आकृति होती है उसे तारामंडल अथवा नक्षत्र या कॉन्स्टलेशन कहते हैं। उदाहरणार्थ सप्तऋषि, ये सब जो है तारा मंडल का है जिसका एक आकृति होता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। तो पेंडुलम घड़ी जो होती है वो कब तीव्र गति से चलती है, तो ये शीत ऋतु में, क्योंकि उसका जो
डोलक होता है, जो डोलन करता है, वो छोटा हो जाता है। शीतकाल में मौसम के कारण, पर्यावरणीय मौसम के कारण वो उसका आकार छोटा हो जाता है, जिसके कारण वो तेज़ी से घूमता है ताकि उसका गति जो है वो उतना बना रहे। तो इस कारण से शीत ऋतु में जो है पेंडुलम घड़ी वो तीव्र गति से चलती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में वो सुस्त पड़ जाती है, या कह सकते हैं कि धीमी हो जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि शीत ऋतु। 145 का आंसर हो जाएगा। पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेजी से चलती है क्योंकि इसका आवर्त पथ तथा आवर्त काल घट जाता है, जबकि ग्रीष्म काल में इसका आवर्त काल बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप पेंडुलम घड़ी ग्रीष्म काल में धीरे चलती है और सुस्त हो जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि शीत ऋतु में तापमान सामान्यतः कम रहता है, इस वजह से लोलक का आयाम बढ़ जाता है। इससे घड़ी की आवृत्ति बढ़ जाती है, जिसके कारण वह तीव्र हो जाती है। तो ये था। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी जो है वो कितना होता है। तो ये जो है हमारा ऑप्शन यहाँ पे आपको पता है, ये डी है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। जैसा कि हमें ज्ञात है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, जिसका कारण है कि वहाँ का पलायन वेग बहुत कम है, इसलिए वहीं से हाइड्रोजन जैसी हल्की गैस भी पलायन कर जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र को पार कर जाता है। मतलब ऐसा वेग जिससे अगर हम किसी चीज़ को पृथ्वी से बाहर फेंकें तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से वो बाहर चला जाए, तो उसको हम लोग एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। अगर आप 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से अगर अंतरिक्ष में जाएंगे तो आप पृथ्वी के गुरुत्व को पार कर सकते हैं, तो इसलिए इसको एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो, तो वह कब सबसे अधिक ऊष्मा का अवशोषण करेगा। तो इसका सही जवाब है कि जब वो काला और खुरदरा हो तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंजन रेडिएटर में ताप का संचरण होता है कैसे। चालन द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा, या चालन और संवहन दोनों के द्वारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि चालन और संवहन दोनों के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंजन रेडिएटर में ताप संचरण चालन और संवहन द्वारा होता है। वह प्रक्रिया जिसमें बिना स्थान परिवर्तन किए पदार्थ के तप्त कण अपनी ऊष्मा बगल वाले कण को दे देते हैं और पूरी वस्तु गर्म हो जाती है, उसे चालन कहते हैं। ठोस में यही प्रक्रिया होती है, यानी ठोस में चालन होता है, कंडक्शन होता है, जबकि संवहन विधि में द्रव और गैस के कण गर्म हो भाग से ऊष्मा लेकर स्वयं हल्के होकर ऊपर उठते हैं। यानी संवहन में गैस के कण जो होते हैं या द्रव के कण वो आगे चले जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं तथा ठंडे भाग की ओर जाते हैं। इसका स्थान नीचे के लिए ठंडा जो होता है वो फिर से नीचे उसकी जगह पे आ जाता है। तो ठोस में होता है चालन और द्रव में या गैस में होता है संवहन, और सूर्य की किरण जो है वो विकिरण द्वारा हम तक पहुंचती है। तो इस तरह से जो इंजन रेडिएटर है उसमें चालन और संवहन दोनों होते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किसके कारण होता है। तो यहाँ पे सही जवाब है अल्ट्रावायलेट रे या अल्ट्रावायलेट प्रकाश के कारण। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा कि जब हम पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य का बाह्य प्रभा मंडल जो होता है चंद्रमा से पूरी तरह ढक जाता है, उस समय सूर्य को नंगी आँख से देखा जा सकता है, परंतु आंशिक या वलयाकार या पूर्ण सूर्य ग्रहण के आंशिक चरण को नंगी आँख से देखना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उस दौरान सूर्य से निकलने वाली उच्च तरंगधर यानी फ्रीक्वेंसी के परावैगनिक विकिरण से आँख को काफ़ी क्षति पहुंचती है। जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, ये भी ध्यान रखना है। और आज का अंतिम प्रश्न है कि एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति है, तो ये कितना होगा। तो ये आपका हो जाएगा 10 मेगाहर्ट्ज, यानी 10 mH जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको हम कैसे निकालेंगे, तो n इक्वल टू होता है C/I। यहाँ पर n इक्वल टू होता है C/I, यहाँ पर C जो है वो प्रकाश की चाल है और I जो होता है तरंगधर यानी फ्रीक्वेंसी है,
तो इस तरह से आपको इसके द्वारा आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ 30 मीटर यहाँ दिया हुआ है कि 30 मीटर बैंड पर है, तो लाइट को आप इसमें भाग कर दीजिए। यानी आप इसको ऐसे कर सकते हैं 3 × 10⁸ और इसको भाग कर दीजिए 30 से, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 10 इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 10 × 10⁶, और इसी को हम लोग कहते हैं 10 मेगाहर्ट्ज। तो ये आपका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये था आज का हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो उसके भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, इससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आपको ये कैसा लग रहा है ये भी हमें बताइए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।